हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चन हम निकाल के लाए हैं। कुछ 50 क्वेश्चन है जिसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपको शीघ्र मिले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से गर्तवास के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये गुफा कराल जो गुफा है, यहाँ से हमें पुरातात्विक स्थल जो गर्तवास है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से मृदभांड सहित गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा, गुफा कराल का अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ है कुंभकार की गुफा, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और ये जो है कश्मीर स्थित बुर्जहोम है। इससे भी अपने को गर्तावास और मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं गुफा कराल के साथ साथ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवस्थित स्थायी कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये जो है मेहरगढ़ से ये हमें प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ के बारे में हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल में स्थायी कृषि प्रारंभ हो चुकी थी इस समय। तो ये जो है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ये नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ के जो रहने वाले लोग थे ये 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य किया करते थे। मेहरगढ़ को जो है बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, इतना अपने को याद रखना है। वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये जो भीमबेटका है ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है 2003 में, इतना अपने को याद रखना है। और भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो ये वाकणकर महोदय ने 1957-58 में खोज की थी। इतने पॉइंट इसके लिए याद रखने हैं। वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से मानव समाधानों में कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ये बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम में समाधान मतलब मानव समाधान के साथ में, मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बुर्जहोम कहाँ पे स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम जो है कश्मीर में स्थित है। ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है, इतना अपने को याद रखना है। वह कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये बागोर जो है ये राजस्थान में स्थित है। ये एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये उस समय जो है राजस्थान स्थित बागौर से प्राचीनतम साक्ष्य जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, इतना अपने को याद रखना है। अच्छा, बागौर के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में भी आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं इसमें भी हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसे भी अपने याद रखना है। मध्य पाषाणकालीन स्थलों में वह कौन सा स्थल है जहाँ से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो छठवें का जो आंसर है वो आदमगढ़ आएगा। तो जो इसके पहले जो प्रश्न था उसका जो बागौर उसका सही आंसर था, है ना। उसी तरह से आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो इतना अपने को याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में अनाज उत्पादन का आरंभ किस समय से होता है? तो ये नवपाषाण काल से आएगा। नवपाषाण काल के समय से खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो स्टार्ट हो गया था। तो अच्छा, नवपाषाण काल में जौ एवं गेहूं की खेती की जाती थी। उस समय कृषि
जो है प्रारंभ हो गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कुल्डीहवा और मेहरगढ़ दो ऐसे नवपाषाणकालीन बस्तियां थी जहां पर चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं नवपाषाणकालीन काल से। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक मानव की गतिविधियों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो 8वीं का डी जो है ऑप्शन, ये नर्मदा घाटी से अपने को प्राप्त होते हैं। तो मानवीय गतिविधि जो है ये सर्वप्रथम पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखा गया था। भारत के अंदर की बात हो रही है। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो हथनौरा है और नौदा टोली जो स्थल है, दो स्थल, यहाँ से अपने को मानवीय गतिविधि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9th, मानव सभ्यता के इतिहास में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सर्वप्रथम जो अनाज है, प्रयुक्त अनाज जो है, ये जौ आता है। ये मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया गया था। तो ये जो है नवपाषाण काल से कृषि का प्रारंभ कर दिया गया था, ये अपने को पता है। और सबसे पहले पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ पर जो मेहरगढ़ है, यहाँ से हमें गेहूं और जौ के उपजाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये सबसे पहले जो है जौ आएगा, इसका आंसर जौ हमें प्राप्त होता है। वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से हमें पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक लगातार मानवीय सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ये मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा, मेहरगढ़। तो इसके पहले ही बता चुके हैं, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के जो है वर्तमान मतलब नवपाषाण काल संस्कृति तक इसके सांस्कृतिक गतिविधियों के, मानवीय सांस्कृतिक गतिविधि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक स्थलों में वो कौन सा स्थल है जहाँ से राख के टीले प्राप्त होते हैं? यहाँ से संगनकल्लू जो है, यहाँ से हमें राख के टीले प्राप्त होते हैं। अगर संगनकल्लू कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में ये स्थित है। कर्नाटक में एक नवपाषाणकालीन स्थल है, तो ये यहाँ पर स्थित है। तो इतने को अपने को याद रखना है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित स्थल भीमबेटका की प्रसिद्धि का कारण बताइए। तो जो इसकी प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण है वो गुफाओं के जो शैल चित्र है ना, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर आएगा। गुफाओं के जो शैल चित्र है उसके लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अच्छा, भीमबेटका जो इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में शामिल किया गया था इसे। और इसकी खोज वाकड़कर महोदय ने 1957-58 में की गई थी। हम इसे पूर्व में भी बता चुके हैं। मध्यपाषाण काल में मानव द्वारा पालतू बनाया गया जब पहला जानवर कौन सा था? तो ये जो है इसका आंसर कुत्ता आएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय उपमहाद्वीप में जो पशुपालन का जो प्रारंभ है ये मध्यपाषाण काल से आता है, ये अपने को इतना पता है। और राजस्थान का जो बागार और मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ स्थल है, यहाँ से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, इतना अपने को याद रखना है। मध्यपाषाण काल में जो है मानव द्वारा पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता को अपनाया था, इतना अपने को याद रखना है। किस स्थान को ताम्रवती या ताम्रवली कहा जाता है? तो ये जो आहड़ जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आएगा। आहड़ कहाँ स्थित है? अरे ये राजस्थान में स्थित है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक समय से तांबा प्राप्त होने लगा था यहाँ पे, तो इसका सही आंसर जो है आहड़। कौन सा स्थल किला बंद था और खाइयों से घिरा हुआ था? पूछ रहा है कि कौन सा स्थल किला बंद था और खाइयों से घिरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। इनाम गांव जो है, इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव ये ताम्रपाषाण कालीन युगीन स्थल था जो कि पूर्णतः किला बंद था और ये आसपास के खाइयों से घिरा हुआ था। और यहाँ पर इनाम गांव में जो है कृत्रिम सिंचाई के साधनों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, इतना याद रखना है। कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से हमें साइन बोर्ड और नाम पट्टिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ये धौलावीरा से हमें प्राप्त होते हैं। धौलावीरा से हमें जो है साइन बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इतना याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल जहाँ से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त होती है? तो ये मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत का जो दरकाना जिला है, यहाँ पे सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इतना हमें याद रखना है। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इतना हमें याद रखना है। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई? तो ये जो धौलावीरा से हमें प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। धौलावीरा से जो है हमें ये प्राप्त होती है, मतलब उत्तम जो जल प्रबंधन व्यवस्था थी यहाँ से धौलावीरा से प्राप्त होती है। अच्छा, धौलावीरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में ये स्थित है। और धौलावीरा की जो खोज है जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। और इसका जो उत्खनन है ये आर.एस. बिष्ट के द्वारा, इसके आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में कराया गया था। तो ये अपने को इतना याद रखना है। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि हड़प्पाई नगरों में दृष्टिगत होती है? तो ये योजनाबद्ध जो विन्यास है इनका, जो एक प्लानिंग थी, है ना, तो ये योजनाबद्ध तरीके से जो प्लानिंग करते थे, ये इसका सही आंसर आएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, इतना हमें पता है। और इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। इसमें से सर्वप्रमुख जो प्रथम विशेषता है ये योजनाबद्ध विन्यास होना है। मतलब नगर को जो है, नगर नियोजन को जो है बहुत सुनियोजित तरीके से इन्होंने बनाया था। यहाँ की सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और जो ये इसका सही आंसर आएगा। हड़प्पाई मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो इसका चौकोर था। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, चौकोर था इसका। हड़प्पाई मुद्राओं का जो सर्वाधिक प्रचलित, मतलब सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं चलती थी उस समय वो चौकोर प्रकार की थी। कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ये रंगपुर में जो धान की भूसी है, इसका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये रंगपुर में हुआ है। और जो सुरकुतड़ा है, इसमें जो है ये अश्व के अवशेष मिले हैं, तो इसका ऐसा आएगा, इसका अश्व के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर जो कालीबंगा है, मतलब ये जुता हुआ खेत जो है ये कालीबंगा में हमें देखने को मिलता है, कालीबंगा में देखने को मिलता है। और चौंदड़ो में जो गढ़ी क्षेत्र है ये अनुपस्थित है, ये इसका सही वो इंटरप्रिटेशन नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, ये अपने को पता है। और ये गुजरात में जो अहमदाबाद जिला है उसकी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज है SR राव ने 1954 में की थी। इतना अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23वां, भारतीय उपमहाद्वीप चांदी नामक धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था? तो इसकी जो खोज है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल में तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में आदि ऐतिहासिक कालीन जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसमें कांसा, चांदी और सोना आदि धातु का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। और इसके बाद में इस प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भारत में सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किया। ये अपने को याद रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं ये लोहे धातु से अपरिचित थे। इतना अपने को याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम मानव इतिहास में किस काल के साथ संयोजित कर सकते हैं? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के साथ
संयोजित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मुहर पर उत्कीर्ण देवता किन पशुओं से घिरा दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी, इससे ये घिरा हुआ दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा बुरा स्थल है जहाँ से चांदी का मुकुट प्राप्त होता है? तो ये जो है कुणाल जो स्थल है, यहाँ से हमें चांदी का मुकुट प्राप्त होता है। हरियाणा स्टेट में जो हिसार जिला है, यहाँ पर सरस्वती नदी के तट पर जो है हड़प्पाई स्थल है कुणाल, यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त होते हैं। इतना अपने को याद रखना। हड़प्पा सभ्यता का सुप्रसिद्ध स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर है बी इसका ऑप्शन आएगा, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति किस पुरास्थल से प्राप्त होती है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है, इससे नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। अच्छा, मूर्ति जो है एक कांसे की बनी हुई थी और इसका जो मूर्ति में जो उत्कीर्ण स्त्री है, मतलब जो स्त्री उसमें दिखाई देती है, उसका एक हाथ जो है वो कमर पर है। इतना हमने को ध्यान रखना है। निम्न में से किसका समीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के साथ किया जाता है? ये जो मेलुहा है, ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में इसको मतलब ये समकालीन माना जाता है। इस तरह से समकालीन माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता सुमरिया के जो शासक है सारगोन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में स्पष्ट किया गया है कि सुमरिया के व्यापारिक संबंध हो दिलमुख, माकन और मेलुहा के साथ में थे। और दिलमुन की जो वर्तमान पहचान है वो बहरीन से की गई है। माकन की वर्तमान पहचान मकरान तट से की गई है। मेलुहा की जो पहचान है वो तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता के साथ में हुई है। तो ये मेलुहा इसका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं मानी जा सकती? तो ये चारागाही अर्थव्यवस्था जो है ये इसकी विशेषता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जीवन बहुत उच्चतर कोटि का था। यहाँ पे वाणिज्य व्यापार होता था और यहाँ पे जो शिल्प थे वो काफ़ी विकसित थे। तो ये जो चारागाही व्यवस्था है ये एक्चुअल में ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी। तो इसका जो आंसर है वो ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था जो है इसकी विशेषता नहीं मानी जा सकती। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संबंध में विचार कीजिए। यह एक नगरीय संस्कृति थी, ये भी सही है। इसकी लिपि चित्रात्मक थी, ये भी सही है। रेफरेंडम थी, क्योंकि इसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था, बिल्कुल। ये मापन प्रणाली यहाँ पे स्केल मिले हैं अपने को। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। तो इतना अपने को याद रखना है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है ये S.N. रॉय की ये पुस्तक है। S.N. रॉय की पुस्तक है, याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ये सूर्य सूक्त है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सूक्त जो है ये विवाह समारोह का वर्णन मिलता है इसमें। अच्छा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में विराट पुरुष के मुंह से जो है ये ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती है। भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है। वैश्य की उत्पत्ति जंगाओं से मानी जाती है। शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी जाती है। ऐसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। और 10वें मंडल में जो चतुष्वर्ण अवस्था का भी उल्लेख नज़र आता है, उल्लेख मिलता है। और क्षुद्र वर्ण का भी जो उल्लेख है अभी 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें प्राप्त होता है।
तो ये इसका जो आंसर है ये सूर्य सूक्त आएगा। वैदिक साहित्य में दुहिता शब्दावली किसके लिए प्रयुक्त की गई थी? ये तो बेटी के लिए प्रयुक्त की गई थी। दुहिता, दुहिता मतलब इसको दुहित भी कर सकते हैं, दुहित भी कहते थे। दुहित है, इसके लिए दुहित्री है, इसके लिए प्रयोग किया जाता शब्द है ना। तो वैदिक काल में जो है इसके जो अर्थ है वो ये बेटी के लिए प्रयोग किए जाते थे। चारों वेदों में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में 36 का ए आएगा इसका आंसर। ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख मिलता है। दासराज्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस वेद में दिखाई पड़ता है? तो ये ऋग्वेद में दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर इसका ए आएगा। ऋग्वेद के जो 7वें मंडल है इसमें दासराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है हमें। और ये जो युद्ध है ये परशुनी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और इसका एक पक्ष के राजा का नाम सुदास था और दूसरा पक्ष में 10 राजाओं का एक संघ ने इनमें लड़ा था। तो इसमें जो है राजा सुदास की विजय हुई थी। तो ये इस तरह से याद रखना है। ऋग्वेद में कौन सा शब्द युद्ध के पर्याय के रूप में दिखाई पड़ता है? तो ये गविष्टि जो है ये इसके लिए हमेशा ऋग्वेद काल में गविष्टि के लिए ही, गविष्टि का अर्थ जो होता है गायों की खोज करना, तो इसके लिए ही ऋग्वेद काल में लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि इस समय गायों का विशेष महत्व था। तो जिस काल में गाय के लिए विशेष महत्व रहेगा उस समय लड़ाई जरूर होंगी। तो ये युद्ध का पर्याय इसी को कहा जाता है। वैदिक काल में भागदूत नामक पदाधिकारी का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कार्य क्या था? कारण नहीं, ये कार्य होना चाहिए। मुख्य कार्य क्या था? तो यहाँ पे करों का संग्रह करना इसका मुख्य कार्य था। करों का संग्रह करना इसका मुख्य कार्य था। ऋग्वेद में किस देवता पर सर्वाधिक संख्या में सूक्त रचे गए? तो यहाँ पर जो है इंद्र देवता 20 का आंसर आएगा। इंद्र देवता पर सर्वाधिक सूक्त लिखे गए। इंद्र पर जो है ऋग्वैदिक काल के साहित्य में 250 सूक्त मिलते हैं, इतना हमें याद रखना है। और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ है किलों को तोड़ने वाला, इतना याद रखना है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हुए शब्द ऋत का क्या तात्पर्य है? तो ऋत का जो तात्पर्य है वैदिक साहित्य में ये नैतिक नियम से, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है। वैदिक साहित्य में ऋतस्य गोपा शब्द किस देवता के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऋतस्य गोपा जो शब्द है ये वरुण देवता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आएगा। ऋतस्य गोपा अर्थात वरुण देवता। इसकी तुलना जो है ईरानी देवता और मजदा के साथ में की जाती है। तो इतना अपने को याद रखना है। वैदिक काल में वैश्य वर्ण को दूसरे को बलि देने वाला, अनश्य बलिकृत तथा दूसरों के द्वारा उपयोग में आने वाला अनश्याद्य कहा गया, ऐसा उल्लेख करने वाला वैदिक साहित्य कौन सा है? तो ये वैदिक साहित्य जो है शतपथ ब्राह्मण है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। शतपथ ब्राह्मण में जो है इस पर चर्चा की गई है। आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किस वेद में दिखाई देता है? तो ये जो है ये उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि न ही इसमें ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में यहाँ पे कहीं पे आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या नहीं की गई है। अच्छा, इसकी जो व्याख्या है ये उत्तर वैदिककालीन जो साहित्य है इसमें आत्मा के पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है। तो इसको अपने को याद रखना है। 14 से ईसा पूर्व के बोगाचकोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो ये जो है इंद्र, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इनमें जो 4 देवता हैं इनका उल्लेख मिलता है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषज है और मेरी माता अन्न पीसती है, यह पंक्ति कहाँ से ली गई थी? तो ये ऋग्वेद से ली गई थी। ये जो पंक्ति है, एक व्यक्ति बोलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषज है और मेरी माता अन्न पीसती है, ये जो है ऋग्वेद से ली गई थी। तो इसका आंसर जो है
ऑप्शन नंबर ए आएगा। ब्रह्म और आत्मा के संबंध में उद्वालक आरुणि तथा उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच एक विख्यात संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा। छांदोग्य उपनिषद से ये जो है संवाद हमें प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में वर्णित सीता शब्द का क्या तात्पर्य है? तो सीता शब्द का जो तात्पर्य है वो जोती हुई भूमि के लिए इसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा। जोती हुई भूमि के लिए सीता शब्द का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऊसर भूमि के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ये जो है खिल्व शब्द का अपने को उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में ऊसर भूमि के लिए। वैदिक साहित्य में उल्लेखित सदानीरा नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी जो है अभी वर्तमान में बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो बहने वाली नदी है ना, इसे हम गंडक नदी कहते हैं। और इसे प्राचीन जो समय था इसमें सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही।